स्वागत है आपका टच एंड पास AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जामिनेशन के लिए। और आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है डिजास्टर रिकवरी एंड माइग्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या क्या टर्म है, और ये वीडियो उनके लिए है जो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं और उनको रिवीजन चाहिए या फिर उनको एक क्विक ओवरव्यू चाहिए, तो इसे वो लोग ही देखें। ठीक है, तो पहली बात आती है डिजास्टर रिकवरी के लिए। तो डिजास्टर क्या होता है? पहली बार डिजास्टर होता क्या है? डिजास्टर आपके बिजनेस के कंटिन्यूटी को रोकता है। ठीक है, या फिर डिजास्टर के कारण आपके कंपनी का एक बैड इंप्रेशन जाता है या फिर नेगेटिविटी आती है। तो यहाँ पे AWS में दो पॉइंट हम लोग बहुत मानते हैं, जिसको हम कहते हैं RPO और RTO। ठीक है, इसे हम समझ लेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और दूसरा है हमारा रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसको तो बहुत लोगों ने बहुत कठिन तरीके से पेश किया है। मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। सपोज आप काम करते हो 8 बजे से लेके 3 बजे तक। ठीक है, सपोज आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो एक कंपनी के लिए। आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया। ठीक है, आपने पावर प्रेजेंटेशन बनाया, आपने यहाँ पे सेव किया। आपने सेव किया, फिर आप उस पे और भी इम्प्रूवमेंट करने लगे और अचानक से आपका इंटरनेट शट डाउन होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपने इस समय सेव किया था, उसके बाद आपने यहाँ पे मेहनत करी, राइट? यहाँ पे आपने मेहनत करी, बट ये सिंस आपका लोड शेडिंग हो गया तो इसे ये कॉपी नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये मेरा डेटा लॉस हो गया। ठीक है, लोड शेडिंग के बाद। और ये मेरा है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मतलब लास्ट टाइम आपने कब बैकअप लिया था उसको बोलते हैं रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। और डिजास्टर हो गया और इसके बीच में अब जो लास्ट टाइम, तो इनके बीच में जो टाइम गया वो बेसिकली हमारा डेटा लॉस है। एंड सपोज आपका लोड शेडिंग हुआ सपोज 1-2 घंटे तक, तो आप कितने घंटे बाद आए? 1 घंटे बाद वापस आए या फिर 2 घंटे बाद अपना काम चालू किया? मतलब अपने आप को खुद से ऑपरेशनल कब बनाया? इस चीज़ को कहते हैं हम रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। सिंपल। ठीक है, तो ये एनालॉजी आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो कितना समय लगता है एक डिज़ास्टर होने के बाद सिस्टम को अप होने के लिए, और आपने क्या बैकअप किया था, इस पे ये RPO और RTO डिटरमाइंड है। तो आई होप मेरे को ये आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स मूव कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए AWS क्या क्या ऑफ़र करती है। तो पहली बात है कि यहाँ पे 4 टर्म आते हैं। पहला आता है हमारा बैकअप एंड रीस्टोर। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बहुत तो नहीं, बट सिंस इसकी परसेंटेज कम है, बट इससे क्वेश्चंस पक्के आने हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो कि AWS इस्तेमाल करते हैं, और आपको ये पूछा जाएगा कि आप किस समय में क्या इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो सपोज आपका डिज़ास्टर होता है तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शंस के तरीके हैं, और अगर आप इस ऑप्शंस को देखोगे तो ये मल्टी साइट और हॉट है। ये बहुत तेज, बहुत जल्दी सिस्टम को अप कर लेता है। आप मतलब डिज़ास्टर होने के बाद तुरंत से आप चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अपने ऐसी फैसिलिटी डाल चुके हो जिससे आप तुरंत रिकवर कर जाओ। ठीक है, तो पहला हम आ जाते हैं बैकअप एंड रीस्टोर में। बैकअप एंड रीस्टोर में हम देख लेंगे कि सपोज मेरा ये ऑन प्रेमिस में मेरा बहुत सारा डेटा है। ठीक है, उसको बैकअप हम कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग जाएंगे सपोज AWS स्टोरेज गेटवे से। स्टोरेज गेटवे में जाया हमने, और उससे हमने अपने डेटा को S3 में भेज दिया। ठीक है, सपोज S3 में भेज दिया हमने। S3 में हमने लाइफ साइकिल लगा दिया कि भाई अगर बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है तो आप ग्लेशियर में चले जाओ। ठीक है, लाइफ साइकिल पॉलिसी से हम लोग ये कर सकते हैं। तो इस पे आपका कुछ समय लगता है, या फिर या फिर अगर आपके डेटा काफ़ी ज़्यादा है तो आप उसमें एक AWS स्नोबॉल स्नोबॉल का एक ट्रक आता है।
जो आपके प्रेमिस में डायरेक्ट आ जाएगा, तो वो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो वो 1 हफ्ते के अंदर एंड टू एंड आपके डेटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। बट ये ध्यान में रखें कि AWS का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब AWS स्नोबॉल का तब इस्तेमाल करते हैं जब डेटा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और अच्छे स्पीड में भी चाहिए आपको। तो ये बैकअप एंड रीस्टोर है। अगर आप इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आपको अपने बैकअप से अब जो S3 या ग्लेशियर से जो भी चीज़ें हैं उसको उठा के फिर से दोबारा लाना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी है पायलट स्ट्रैटेजी। पायलट बोला क्योंकि पायलट हमेशा क्रिटिकल सामान में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ही सिस्टम का कुछ कुछ जो क्रिटिकल पार्ट होता है उसको हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं और लाइक कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि आप समझ जाओ कि डेटा, ठीक है, हमें मैटर करता है कि डेटा मेरा हमेशा रेप्लिकेशन में होना चाहिए। तो हमने हमारा एक ऑन प्रेमिस डेटा है और हमने RDS ले लिया और RDS में रेप्लिकेशन बनाते रहा हमने, ठीक है। बट सपोज मेरा काम EC2 भी आता है, तो EC2 को हम रिकवर कर सकते हैं। अगर अगर ये फेल हो गया हमारा चीज़, अगर ये चीज़ हमारा फेल हो गया तो रूट 53 फेल ओवर मेथड से EC2 को अप कर देगा, और RDS सिंस मेरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था तो ये इससे कनेक्ट कर जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मिनिमम क्रिटिकल चीज़ें आप एक्टिवेट करके रखते हो। नेक्स्ट बात आती है आपकी वार्म स्टैंड बाई। वार्म स्टैंड बाई इट्स काइंड ऑफ, ठीक है, वार्म स्टैंड बाई का मतलब क्या है, ये है कि आप डायरेक्ट ऐसा सिस्टम बना के रखते हो कि अगर कुछ डिजास्टर हुआ तो आप उसे को प्रोडक्शन में स्केल कर सकते हो। मतलब अगर आपका डिजास्टर हुआ, आप उसको स्केल कर सकते हो कि वो प्रोडक्शन लोड ले पाए। जैसे सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि आपका ऑन प्रेमिस डेटा है, आप डेटा को तो रेप्लिकेट कर ही रहे हो अपने RDS में, आपने उसमें EC2 भी लगाया हुआ है, ठीक है, और आपने इस EC2 में ऑटो स्केलिंग की फैसिलिटीज़ लगाई हुई है और आपने इसमें इलास्टिक लोड बैलेंसर लगाया हुआ है। तो अगर आपका जो ऑन प्रेमिस में डेटा है और इंस्टेंसेस है कभी भी फेल होते हैं, तो डायरेक्ट आप रूट 53 को कॉल करो, ठीक है, ये ELB स्टार्ट करेगा, ये ऑटो स्केलिंग खुद से स्केल हो जाएगा। आप मिनिमम रखे रखो, सपोज आपको दो इंस्टेंसेस की जरूरत है, आप दो रखा रखो, बट अगर कोई दिक्कत होती है तो झट से ये मेरा काम शुरू कर देगा। तो इसमें RTO बहुत बहुत कम लगता है। मल्टी साइट हॉट मतलब कि आप एक का एक प्रॉपर जैसा रेप्लिकेशन होता है वैसा ही रेप्लिकेशन दूसरे रीजन पे बना दो, तो इसे हम कहते हैं मल्टी साइट या फिर हॉट अप्रोच, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो रूट 53 से कनेक्टेड रहता है वो मेरा एक्टिव एक्टिव रहता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे डिज़ास्टर रिकवरी में। तो हम लोग ने देखा कि आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज़ आपको अगर आपका आपने अपने प्रेमिस में और AWS के प्रेमिस में आपने कनेक्शन लगाया हुआ है, जैसे कि डायरेक्ट कनेक्ट हाई स्पीड के लिए, ठीक है, बट ये कनेक्शन लॉस्ट भी हो सकता है। तो आप इसके जगह में साइट टू साइट VPN का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑटोमेशन करना हो, ठीक है, तो ऑटोमेशन में अगर डिज़ास्टर आता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने पूरे मतलब क्लाउड फॉर्मेशन या फिर इलास्टिक बीन स्टॉक में आप पूरे का पूरा कॉन्फ़िगरेशन डाल के रखते हो, ठीक है। तो और ये कॉन्फ़िगरेशन आप मूवेबल है, तो ये मेरे ऑटोमेशन में काम आता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम डेटाबेस की बात ले लें तो हम रेप्लिकेशंस कर सकते हैं RDS में या फिर डेटाबेसेस में, और रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और ये मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में भी डालेंगे तो हमारा डिजास्टर से रिकवरी होने में बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बस जान के रखें कि RPO क्या होता है, RTO क्या होता है, और चार तरीके क्या है: बैकअप एंड रिस्टोर, पायलट और वार्म स्टैंड बाई, और मल्टी साइट हॉट। पायलट को क्रिटिकली एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वार्म स्टैंड बाई हमारे प्रोडक्शन लोड तक जाता है, मल्टी साइट आपको सिस्टम बहुत जल्दी अप करके देता है, बैकअप एंड रिस्टोर एक जस्ट तरीका है यहाँ पे हम लोग अपने बैकअप्स को रखते हैं जो कि हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, और इसमें से स्नोबॉल बहुत तगड़ा काम करता है, ठीक है। हाँ, अब हम आ जाते हैं माइग्रेशंस पे, ठीक है।
तो पहली बात हम आ जाते हैं माइग्रेशन में। तो पहला हम लोग माइग्रेशन ले लेते हैं डेटाबेस का। ठीक है, तो डेटाबेस माइग्रेशन मैंने लिखा, आप इसी को सर्विस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाता है डीएमएस। तो डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस में एक सोर्स होगा, ठीक है, और एक टारगेट होगा। ठीक है, सोर्स में आप कुछ भी ले सकते हो। आपको अगर कन्वर्ट करना हो, जैसे ऑरेकल को, ठीक है, माई सीक्वल को पोस्टग्रेसक्यूएल में, या फिर ऑरोरा, ओएलटीपी, टेराडाटा, ऑरेकल, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सोर्स पे आप स्पेसिफाई कर दो कि आपके कौन सा डेटाबेस, और टारगेट पे स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, तो अगर आप ऑरेकल से ऑरेकल में मूव कर रहे हो इन द क्लाउड आप अगर ऑरेकल से ऑरेकल में मूव कर रहे हो, तो ये ध्यान रखें कि आपको इंटरनल स्कीमा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सपोज इस्तेमाल कर रहे हो माई सीक्वल, आपने माई सीक्वल को पोस्टग्रेसक्यूएल में चेंज करना है। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल में चेंज करना है, तब आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे समथिंग कॉल्ड एन स्कीमा कन्वर्जन टूल, जो कि AWS के अंदर DMS के अंदर होता है। ये चीज़, ये DMS के अंदर होता है। दिस इज़ इनसाइड DMS। और ये हमें मदद करता है कि अगर मेरा इंजन अलग हो तो कैसे इस्तेमाल करें। तो इसे बस जानने की ज़रूरत है, और आप अगर प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता होगा ये चीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑन प्रेमिस में। अगर आपके कुछ माइग्रेशंस करने हो तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अमेजॉन लिनक्स टू AMI बनाया होगा, राइट। ठीक है, इसको इसके आप ISO निकाल सकते हो, और इस ISO का आप इस्तेमाल अपने ऑन प्रेमिस में रख के आप इसके इंस्टेंस बना सकते हो। और अब बहुत तरीके होते हैं बनाने के लिए। आप VMware का इस्तेमाल कर सकते हो, आप हाइपर वी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप वर्चुअल बॉक्स जो Oracle प्रोवाइड करता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, KVM का प्रोवाइड से आप इंस्टेंस बना सकते हो। तो आपको ये अमेजोन ऑफर देता है कि आपने लिनक्स टू एम आई को आप ISO पे कन्वर्ट करके इंस्टेंस की तरह यूज़ करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपने इंस्टेंस बनाया, आपने VM को इंपोर्ट किया ऑन प्रेमिस से, आपने उसका EC2 इंस्टेंस बनाया, और उसी EC2 इंस्टेंस का आप इस्तेमाल करके आप उसको फिर से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम पता करते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ आती है, AWS एप्लीकेशन डिस्कवरी सर्विस। AWS एप्लीकेशन डिस्कवरी सर्विस, ये इस्तेमाल कब होता है। ठीक है, सपोज आपको माइग्रेशंस करने हैं, तो माइग्रेशन करते समय आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, आपको क्लाउड में, अगर आपके क्लाउड पे AWS के क्लाउड पे मूव करना हो, तो आपको ये मदद करा AWS एप्लीकेशन डिस्कवरी सर्विस, जो कि आपके ऑन प्रेमिसेस के चीज़ों को देखता है। वो देखता है कि आपके सर्वर में सर्वर का यूटिलाइजेशन कितना है, कितने कंप्यूटर्स है, आपकी डिपेंडेंसी की मैपिंग करता है। ये आपको AWS डिस्कवरी सर्विस के द्वारा मिलता है। ठीक है, और जब ये ऑन प्रेमिस, ये जो चीज़ है वो ऑन प्रेमिस से हटा के आप AWS क्लाउड पे डाल रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ों को मैंने इंफॉर्मेशन के द्वारा इस पे डाल दिया। और अगर हमें मॉनिटर करना है कि क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो ये ट्रांजिशन को दिखाने के लिए हमारे पास समथिंग कॉल्ड एज AWS माइग्रेशन हब, जो कि पूरे के पूरे माइग्रेशन को एक स्ट्रिक्ट पॉइंट से हमें दिखाता है। ठीक है, एक और माइग्रेशन चीज़ आ जाती है, वो है हमारा AWS माइग्रेशन सर्वर माइग्रेशन। ठीक है, AWS सर्वर माइग्रेशन सर्विस। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीमेंटल रेप्लिकेशन करता है हमारे सर्वर का। ठीक है, जस्ट इंक्रीमेंटल रेप्लिकेशन। एक बार अपने सर्वर बना दिया, तो आप इसको
इंक्रीमेंटल वे में, मतलब जितना सपोज ये मेरा काम हुआ है, नेक्स्ट डे मेरा थोड़ा सा काम ये हुआ है, तो जो भी एक्स्ट्रा हुआ वो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट केस हम लोग ले लेते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे जानना ज़रूरी है। AWS डेटा सिंक, ठीक है। सपोज हमारे पास बहुत सारे EC2 इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, और ये एक कॉमन फाइल सिस्टम को यूज़ करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये स्टोरेज स्टोरेज को क्या बोलते हैं, ठीक है। इन जनरल जब हम लोग लोकल में यूज़ करते हैं हम लोग इसे NAS, ठीक है, बट AWS में इसे हम कहते हैं EFS, ठीक है। मतलब इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए, सपोज आपने एक रिपोजिटरी रखी है जहाँ से आपके डेवलपर, टेस्टर, दूसरे दूसरे टीम के लोग भी इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉमन रिपोजिटरी होती है, ठीक है। मोस्टली NAS में होती है, NFS सर्वर्स में होती है। तो AWS डेटा सिंक हमारा यही काम आता है कि वो हमारे इस डेटा को अपने एक एजेंट, जिसको हम कहते हैं डेटा सिंक के एजेंट का इस्तेमाल करके AWS डेटा सिंक के थ्रू अलग अलग जगह में डाल सकता है, जैसे कि S3 में डाल सकता है, EFS में डाल सकता है, या फिर Amazon FSX में डाल सकता है, ठीक है। और कभी कभी तो AWS डेटा सिंक का काम ये भी आता है कि वो एक EFS को दूसरे EFS अंडर द क्लाउड, वो अंडर द क्लाउड मैं बोलूँगा, उसमें भी ट्रांसफ़र ये हमारा AWS डेटा सिंक कर देता है, ठीक है। तो हमने देखा, तो जस्ट फॉर रिवीजन ऑफ द सेक, डिजास्टर रिकवरी में हमने देखा हमारा कंसेप्ट यहाँ पे पॉइंट कर लो, RPO RTO, ठीक है। बैकअप एंड रीस्टोर, ठीक है। बैकअप एंड रीस्टोर में हम लोग सिंपल बैकअप करते हैं स्टोरेज का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद आता था हमारा पायलट। पायलट में हम लोग क्या करते हैं, पायलट में हम लोग क्रिटिकल चीज़ों को ही हम लोग इनेबल करके रखते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है वॉर्म। वॉर्म में हम ऐसा ऐसा चीज़ स्केल करते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट स्केल टू प्रोडक्शन लोड में डायरेक्ट पहुँच जाए। और मल्टी साइट या फिर हॉट में हम बोल सकते हैं कि ये रिकवरी का फास्टर तरीका है, जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा चीज़ क्लाउड टू क्लाउड मूव करते हैं, और ये हमारा रीजन टू रीजन हम लोग इसको मैपिंग करते हैं कि एक रीजन खराब हुआ तो हमारा दूसरा रीजन हाईली अवेलेबल होगा, तो डिज़ास्टर से हमारा काफ़ी चीज़ों को निजात होगा। तो और हम बहुत सारे इस्तेमाल और बहुत सारे फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि माइग्रेशंस में हमने देखा कि हम डेटाबेस का माइग्रेशन कर सकते हैं, हम लोग अपने ISO में सर्वर्स या फिर इंस्टेंसेस को मूव कर सकते हैं। डेटाबेस माइग्रेशन में हम लोग SCT इस्तेमाल करेंगे अगर हमारा इंजन अलग है तो। ISO में हम लोग ISO से हम लोग अमेजोन का जो AWS का अमेजोन का लिनक्स 2 है उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन ISO फाइल, एंड हम VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स से हम अपना सर्वर बना सकते हैं, सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आपका एप्लीकेशन डिस्कवरी सर्विस, जो कि हमारे ऑन प्रेमिस के डेटा को क्लाउड पे माइग्रेट करने के लिए मदद करता है, जहाँ पे वो जितनी सारी रिक्वायरमेंट होती है ऑन प्रेमिस में क्या क्या चीज़ है उसकी वो लिस्ट बनाता है, इंफॉर्मेशन निकालता है और उसके हिसाब से उसको माइग्रेट करता है। और उस माइग्रेट को देखने के लिए हम लोग एक और टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है AWS माइग्रेशन हब, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डिस्कवरी सर्विस, डिस्कवरी सर्विस। फिर हमने देखा सर्वर माइग्रेशन। सर्वर माइग्रेशन में हम सर्वर्स को इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट लेते हैं। और लास्ट हमने देखा AWS डेटा सिंक। AWS डेटा सिंक का मतलब यही है कि ये हमारे कॉमन स्टोरेज यहाँ मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ, कॉमन स्टोरेज को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। कॉमन स्टोरेज में जो भी मेरे ऑब्जेक्ट होंगे वो AWS डेटा सिंक के एजेंट्स के थ्रू AWS डेटा सिंक में जाके कन्वर्ट करेंगे और इस फाइल को S3 EFS और हमारे FSX स्टोरेज में रखेगा, और ये EFS टू EBS ट्रांसफ़र के लिए भी काम आता है। एंड दैट्स शिट, ये हो गया हमारा आज का डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस और माइग्रेशंस। और हमारा जो भी अगर हमारा कोई दिक्कत होता है बिजनेस कंटिन्यूटी को लेके, तो इन सब चीज़ों को अगर हम पढ़ ले तो हम आज आराम से एग्ज़ाम में जाके आंसर्स दे सकते हैं। और इसीलिए मैं इस चीज़ को अभी वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।